आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपकी ओएमआर सीट यानी 20 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से प्रश्नों की। इससे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसमें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आगे भी अपलोड करता रहूँगा लगातार, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न होगा यहाँ पर, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, जगदीश चंद्र बोस, न्यूटन या फिर मेंडल। और ये सारे प्रश्न पिछली कई सारी परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न भी हैं, यानी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ पिछले 5 सालों में लगातार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी मैंने कवर करने का प्रयास किया है। इससे क्या होता है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो उनको मैंने शामिल किया है। इसके बाद एक पूरा वीडियो मिलेगा, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, जिसमें करीब 60 से 70 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 1 से 2 बार वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचता रहे। हम यहाँ से देख लेते हैं अगला, यहाँ से इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चार्ल्स डार्विन। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। ऑक्सीजन का वहन, भोजन का वहन, अमीनो का वहन या फिर जल का वहन। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? जल का वहन। पादप में जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है जल का वहन। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या फिर उपरोक्त सभी। यानी आपको ये बताना है इनमें से कोई एक है या फिर जो चौथा विकल्प है, इसका अर्थ होता है जो चारों विकल्प दिए गए हैं ऊपर के, ये सारे आवश्यक हैं, यानी चारों विकल्प जो हैं सही हैं, ये आपको बताना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी सुपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चारों जो है आवश्यक होते हैं। हम आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं? विटामिन ए तथा डी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन डी तथा के या फिर विटामिन के तथा ए। आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा विटामिन बी तथा सी। क्या हो जाएगा? विटामिन बी तथा सी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, विटामिन से संबंधित मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जो किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं जहाँ पर विज्ञान के विटामिन संबंधित टॉपिक से संबंधित, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी से संबंधित क्वेश्चंस को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, नीचे उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विटामिन जो है पानी में घुलनशील की अगर हम बात करें तो बीसी, और वसा में अगर हम बात करें तो कीड़ा, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं, ए हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद के हो जाएगा, ए हो जाएगा, के डी, कीड़ा इसको कह सकते हैं, कीड़ा, ई हो जाएगा, विटामिन ई। क्या हो जाएगा? विटामिन ई। के ई ए डी, ये हो जाएगा जो कीड़ा बोलते हैं उसको, ये होता है विटामिन वसा में घुलनशील। आगे हम देख लेते हैं, वृक्कों का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन या फिर पाचन। वृक्कों का क्या कार्य होता है? उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन। वृक्कों का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मूत्र का निर्माण, यहाँ पर मैंने प्रश्न को भी शामिल कर दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? यानी यूरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? प्लीहा में, यकृत में, वक्र में, वक्र, क्या वृक्क बोलेंगे उसको, वक्र में या फिर हृदय में। सही उत्तर क्या होगा? वक्र में। यानी मूत्र का जो निर्माण होता है वक्र में होता है। हम आगे देख लेते हैं, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? प्रोटीन, वसा, सुक्रोज या फिर वसीय अम्ल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज।
फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज। हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, किसके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय, वृषण, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि। चार ही विकल्प आपको मिलेंगे ओएमआर सीट से संबंधित। और ओएमआर सीट कैसे भरनी है ये मैंने डिटेल में आपको समझाया है, ताकि आपको कोई गलती वहाँ पर ना करें, क्योंकि ओएमआर सीट में अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपकी ओएमआर सीट रद्द हो सकती है। ये बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा, ओएमआर सीट बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, जब भी ओएमआर सीट से संबंधित या ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, तो उनको मैं बार बार यही चीज़ बताता हूँ कि उसमें गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ब्लेड का प्रयोग मत करिएगा, सावधानी से भरिएगा ताकि कोई गलती हो ही ना। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, किसके द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है? अग्नाशय। उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। हम आगे देख लेते हैं, घेंघा रोग का नियमन कौन करता है? थायरॉक्सिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? घेंघा रोग जो है थायरॉक्सिन का नियमन करता है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलित रखने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, ये सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है और शरीर को संतुलित रखने के लिए भी उत्तरदायी होता है माइंड यानी मस्तिष्क। हम आगे देख लेते हैं हमारा सही उत्तर जो है। आगे हम देख लेते हैं हमारा अगला उत्तर होगा, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या फिर कार्निया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? एथिलीन। क्या फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है? हम आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जो पत्तियां झड़ जाती हैं, पहले वो हल्का सा मुरझा जाती हैं, उसके बाद सूखने के बाद गिर जाती हैं, तो वो होता क्यों है? तो ओसिन के कारण होता है, जिब्राइल के कारण होता है, तो या फिर एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, या फिर साइटोकाइनिन के कारण होता है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल के कारण जो है पौधे से परिपक्व पत्तियां, यानी जो पकी पत्तियां होती हैं, जो मुरझा जाती हैं या फिर पक जाते हैं, ये कह सकते हैं इसको कि जो सूख जाती हैं, जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, जो पके फल होते हैं, ये किस पदार्थ के कारण? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण, एब्सिसिक अम्ल के कारण गिर जाती हैं या झड़ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा, झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी क्यों हो जाती हैं? अपत्रण निवारण के प्रभाव से, ऊतक विभेदीकरण के कारण, शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण। यानी झाड़ियों के जो शीर्ष में आप लोगों ने देखा होगा, जो स्पेशली आप देखेंगे, जो स्कूल में देखेंगे, जब कोई झाड़ी होती है उसको जब काट देते हैं तो और पत्तियों के साथ उसमें और नई कलियां निकल आती हैं और अधिक घनी हो जाती हैं वो, और वो देखने में भी बहुत अच्छा लगने लगता है। तो वो क्यों होता है? तो शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त हो जाने के कारण ऐसा होता है। आगे हम देख लेते हैं, परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, दलपुंज या फिर बाह्य दलपुंज। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा परागकोश। यानी परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सामान्य एकलिंगी नरपुष्प में क्या नहीं पाया जाता है? पुंकेसर, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र या फिर बाह्य दल। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। क्या होगा? वर्तिकाग्र। सामान्य एकलिंगी नरपुष्प में वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है? बायोफिलम में, गुलाब में, चने में या फिर आलू में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? बायोफिलम में। ब्रायोफिलम पढ़ेंगे इसको। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है? ब्रायोफिलम में। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा,
मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? सरसों, मीठी मटर, उद्यान मटर या फिर गुड़हल? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? मेंडल ने अपना प्रयोग जो है उद्यान मटर पर किया था। इसमें जो आपके विकल्प होंगे, और एक बात मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी प्रश्न जब पढ़ें आप तो उसको बहुत ही सावधानी से पढ़ें। क्या होता है, कई बार हमको प्रश्न आता रहता है और वो आपसे गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप गौर नहीं कर पाते हैं प्रश्न में पूछ क्या रहा है और आप बता क्या रहे हैं। प्रश्न को पूरा जरूर पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप OMR शीट पर हल करिएगा उत्तर को। और एक बात और, जब भी OMR शीट पर करिएगा प्रश्न, OMR का गोला जो काला करिएगा, तो एक साथ सारे गोले मत काला करिएगा। 10-10 गोले को पहले आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप करिएगा, या फिर आप चाहें तो एक प्रश्न को पहले पढ़िए, उसके बाद एक एक करके करते चले जाइएगा। तो आगे हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, DNA कहाँ पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इसका पूरा नाम है DNA का। केंद्रक में, कोशिका में, कोशिका द्रव्य में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। क्या पाया जाएगा ये? केंद्रक में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति किससे होती है? प्राकृतिक वर्ण से, उपार्जित लक्षणों से, उत्परिवर्तन से, या फिर संकरण से? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण से। डार्विन के अनुसार जो है नई प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से होती है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लेमार्क, डार्विन, टैटम या फिर न्यूटन ने? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क इनका पूरा नाम है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न होगा ये, आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? डार्विन, मेंडल, वाटसन या फिर मूलर? हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? मेंडल। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे विज्ञान की श्रृंखला में, और आगे फिर से वीडियो मिलेगा आपको एक और, उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपके मन में कोई भी कमेंट है, कोई भी बात है, तो बेझिझक कमेंट करिएगा। और अंग्रेजी की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है, उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला, ये बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।